Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes. Backbencher Classes। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा ही होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। जो बीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 26 अप्रैल को, जो बीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 26 अप्रैल को, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस बेस्ट अप्रोच के बेस पे किया हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो हैं यूट्यूब के, मेरा चैनल का नाम क्या है, बैक बेंच क्लासेस के नाम से सर्च कर लीजिएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, हैच के साथ में 07 लिख दीजिएगा। तो अभी क्योंकि चैनल इतना ग्रोथ किया नहीं है तो अभी ऊपर आता नहीं है चैनल, और आप उसके साथ में 07 लगा देंगे तो जो है चैनल को आपको ईज़िली आप फाइंड कर पाओगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने छोटा सा हिंट दे देता हूँ इसमें मैंने किया क्या है कि जो इसमें जो क्लासेस दे रखी हैं मैंने, वो टेक्स्ट बुक के मॉक, जो कि ऑलरेडी मैंने 3 मॉक सॉल्व करवा रखे हैं। 3 मॉक टेस्ट सॉल्व मैंने करवा ही दिए हैं, और उनमें जहाँ पे जितना हो सकता था मैंने याद करने के उनके ट्रिक भी बता रखी है। जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत ऐसी लगी कि ट्रिक की ज़रूरत है तो मैंने उसको ट्रिक के बेस पे भी बता रखा है। तो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि 26 अप्रैल को है उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो होगी। तो अभी सभी फ्रेंड के साथ जो है आप शेयर करने की कोशिश करें। चलते हैं, जो अपना टॉपिक है इसमें जो मैंने ये क्वेश्चन ले रखे हैं ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गए हैं, तो थोड़ा इस पर अवॉइड कर दीजिएगा इस चीज़ को। बट क्या है, मैंने जूम इसलिए ज़्यादा कर रखा है कि आपको क्लियरली चीज़ें विजिबल होंगी। पहले जो 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ गए तो जो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहे थे। तो इस वाली चीज़ से अब की बार आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? क्योंकि आपको पता ही है जो योजनाओं से क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 20 मार्क्स के तो योजनाएं से क्वेश्चन आएंगे। तो एक योजना उनमें से ये रही आपके, पूछा गया कि अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट की गई थी, जो कि सामने आंसर दे रखा है 2000 ईयर में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, फिर आज इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये वाला, इसमें थोड़ा सा हिंट क्या है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे 2000 के टाइम पे, उन्हीं के टेन्योर में ये स्टार्ट की गई थी। कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं सुधार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में किया गया था। किसका? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1995 में। आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा, और जैसे यहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे अगर ट्रिक के बेस पे याद कर सकते हैं तो मैंने वहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसमें उस क्वेश्चन के बेस पे मैंने आपको थ्योरी भी और ट्रिक के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैंने बताया है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा 1793 में जारी किए गए स्थायी बंदोबस्त से पारंपरिक पंचायतों पर क्या प्रभाव पड़ा? कह रहे हैं कि भारत में जो अंग्रेज़ों द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था उससे पारंपरिक पंचायतों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उससे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, उनकी न्यायिक शक्तियों में वृद्धि हुई, उन्हें अधिक वित्तीय रिसोर्सेज संसाधन उपलब्ध कराए गए, या फिर क्या कह रहा है, उनकी प्रशासनिक भूमिका और शक्तियों को कम करना। तो ऑब्वियसली बात है कि जब 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था, 93 में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था, तो सरकारों ने क्या किया, सॉरी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था, हम लोगों की पावर को उसमें क्या कर दिया था, मिनिमाइज़ कर दिया था। हम लोग की पावर उसमें क्या कर दी, बहुत कम कर दी गई। तो वही ये क्वेश्चन भी बोल रहा है कि क्या कर दिया गया था। बेसिकली आपसे यही डिमांड है क्वेश्चन की। तो क्या कर दिया था, उनकी प्रशासनिक शक्तियों और शक्तियों को, प्रशासनिक भूमिका और शक्तियों को कमज़ोर कर दिया था। किसकी? भारत में जो इंडियंस थे उनकी क्या कर दिए थे, प्रशासनिक भूमिका और शक्तियों को कम करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, ऑप्शन था, थोड़ा सा आपको ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये अब ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों में भिन्न अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की संरचना अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। कहना कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिनियमों के एक्ट के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में कौन से स्तर पर शामिल है? पंचायती राज व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में किस लेवल पे शामिल है? तो ये तो पता ही होगा, जिसने भी पैट निकाल के अगर बीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये तो कोई भी बच्चा भी क्वेश्चन बता देगा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर यूपी में 3 टायर सिस्टम है पंचायत का। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डीपली ये चीज़ दे रखी है, आप इसको भी अच्छे से रीड कर लें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको जूम आउट करके यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा, ये क्या है, ग्राम पंचायत। वो थोड़ा हाइड हो गया है, वो क्या एक्चुअली क्या होता है, जब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ ना तो उसमें क्रॉप करने के बाद ये साइज जो ज़्यादा लॉन्ग अगर स्क्रीनशॉट हो जाता है तो कुछ हाइड हो जाता है उससे, तो आप इसको अवॉइड करते चलिएगा। कह रहा है कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर तो उसका गठन किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना ग्राम स्तर जो है कैसे बनता है ग्राम पंचायत, तो उसकी संरचना के बारे में बता रहे हैं। ये थोड़ा देख लीजिए, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी सबसे निचला स्तर पंचायती राज संस्थान का कौन सा है, तो सबसे पहला आंसर क्या मिलेगा आपको? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। यह गांव के स्तर पर काम करता है और आमतौर पर एक या एक से ज़्यादा गांवों को भी सम्मिलित करता है। ये अपने अंदर क्या एक गांव हो सकता है या फिर अपने अंदर इसके अंदर एक से ज़्यादा भी गांव आ सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। इसका नेक्स्ट भी स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें पंचायत सदस्य कहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं किसमें? ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें पंचायत सदस्य कहते हैं। इसमें एक सरपंच यानी ग्राम प्रधान भी होता है जिसे गांव के मतदाता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। जिसे गांव के मतदाता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। ये किसकी बात हो रही है? अपनी ग्राम पंचायत की बात हो रही है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? पंच सदस्य, पंचायत के सदस्य कह देते हैं, पंचायत के मेंबर कह देते हैं। इसमें एक सरपंच यानी ग्राम प्रधान होता है जिसे गांव के मतदाता द्वारा, यानी गांव के मतदाता किसको चुनते हैं? ग्राम प्रधान को चुनते हैं। ठीक है, तो अब इसके देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ इसके फंक्शन है, कार्य क्या है वो देख लीजिए। तो ग्राम पंचायत स्वच्छता, जल आपूर्ति, लाइटिंग सिस्टम और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव जैसी बुनियादी सेवाओं का प्रावधान के लिए जिम्मेदार है। तो अगर कभी भी फंक्शन की बात करता है पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर में से किसी की भी, तो ये एक बेसिक जो नीड है वो तो हर कोई अपने सेक्टर में करवाना, अवेलेबल करवाना चाहेगा। लाइक बेसिक नीड्स हो गए, स्वच्छता, जल आपूर्ति और जो स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह होती है, ये तो हर किसी की रिक्वायरमेंट नीड रहती है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हर कोई करना ही चाहेगा। तो अगर कभी कभी ऑप्शन में ना भी दिया हो तो आप उसको अपने लॉजिक के बेस पे भी कर सकते हो कि भाई बेसिक नीड है वो तो देनी ही देनी है ना। तो उस तरह से बोल सकते हो कि स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे रखरखाव जैसे बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है। और ये ग्राम स्तर पर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों, योजनाओं का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे? ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को भी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका, क्रियान्वयन करने मतलब लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आ गया इसके बाद क्या, अभी तक हम लोग चल रहे थे सेक्टर किस पे? ग्राम पंचायत में। अब यहाँ से क्या आ गया? ये हेडिंग आपकी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण घटक ग्राम सभा है जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इसमें सभी गांव के एडल्ट मेंबर जो हैं वो शामिल होते हैं। गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर हैं वो ग्राम सभा में एजिमिलेट होते हैं, शामिल होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। ग्राम सभा एक सहभागी निकाय है। अच्छा, वो कैसा निकाय था? ग्राम पंचायत कैसा था निकाय? तो वो भी देख लीजिए, बताया तो है ही। ऊपर हम लोग जैसा कि रीड कर चुके हैं, ग्राम पंचायत एक, दिखा देता हूँ मैं एक बारी और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं।
वेट, ये बोलना है पंचायती राज या ग्राम स्तर आमतौर पर इसमें तो नहीं दे रखा है। बेसिकली क्या होता है, ग्राम पंचायत एक नियत निकाय होता है। कैसा निकाय होता है? तो ग्राम सभा एक नियत निकाय होता है, और सॉरी ग्राम पंचायत एक नियत निकाय होता है, और ग्राम सभा के बारे में बात करें तो यह एक सहभागी निकाय है। ग्राम सभा जो है वो कैसा है, एक सहभागी निकाय के रूप में कार्य करती है, जहाँ ग्रामीण ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और बजट पर एक चर्चा अनुमोदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है क्षेत्र पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत। ये कहाँ पे होता है? तो ये मध्यवर्ती स्तर पर होता है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत कहाँ होता है? ये मध्यवर्ती स्तर पर होता है। इसकी संरचना कैसे बनती है तो ये भी आइए देख लेते हैं एक बारी, कि अगर क्षेत्र पंचायत या फिर मध्यवर्ती पंचायत कैसे बनती है, जिसे हम लोग ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो इसके उत्तर प्रदेश में इसे क्षेत्र पंचायत के नाम से, मध्यवर्ती स्तर को यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में और किस नाम से जानते हैं, तो ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ, इसे क्षेत्र पंचायत के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं यह मध्य स्तर पर, यह ब्लॉक या तहसील स्तर पर कार्य करती है। तो क्षेत्र पंचायत जो है मध्यवर्ती स्तर है और ब्लॉक या तहसील के स्तर पर कार्य करती है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा के सॉरी क्षेत्र पंचायत के अंतर क्या 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 आ जाती है? कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत। फिर कह रहे हैं इसके संरचना क्या है? तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य ब्लॉक पंचायत के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत से चुने जाते हैं। एक निर्वाचित मुखिया होता है जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य ब्लॉक क्या कह रहे हैं? क्षेत्र पंचायत के सदस्य ब्लॉक के भीतर प्रत्येक गांव पंचायत से चुने जाते हैं। प्रत्येक ब्लॉक के भीतर जो है क्षेत्र पंचायत के सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? ब्लॉक के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत से चुने जाते हैं। अगर क्या करना है आपको, क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनने हैं ना, तो वो कहाँ से चुने जाएंगे? ग्राम पंचायत में से, प्रत्येक ग्राम पंचायत में से क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुन लिए जाएंगे। एक निर्वाचित मुखिया होता है। इनमें से क्या होगा? एक निर्वाचित मुखिया होगा जिन्हें हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक प्रमुख नाम से जानते हैं। फिर इसके भी कुछ फंक्शन है, वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं क्या है? क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों के बीच गतिविधियों का समन्वय करना। क्योंकि क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत में जो उसकी संरचना, यानी क्षेत्र पंचायत किस किस से मिलकर बन रही थी? तो क्षेत्र पंचायत बन रही थी आपके ग्राम पंचायत के सदस्यों से मिलकर बने, निर्वाचित हो रहे थे सदस्य, उसमें से प्रत्येक ग्राम पंचायत से सदस्य निर्वाचित किए जा रहे थे। लेकिन एक जो मेन होता था वो क्या हो जाता था? यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। अब इसके कार्य क्या हैं? तो बोलने के क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों के बीच गतिविधियों का समन्वय करती है। यह अपने अधिकार क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विकास गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये काम किसका है? ये आपके क्षेत्र पंचायत का काम है। ये आपके क्षेत्र पंचायतों का काम है। क्या क्या काम है क्षेत्र पंचायत के? तो कह रहे हैं यह अपने अधिकार क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा सेवाओं, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ विकास गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए। फिर उसके बाद आ रहा है जिला स्तर पर जिला पंचायत। जिला स्तर पर क्या होता है? जिला पंचायत होता है। इसकी संरचना कैसे होती है? तो जिला पंचायत पहले तो सबसे शीर्ष स्तर है। कौन सा? 3 टायर सिस्टम में सबसे अगर शीर्ष पे, सबसे अगर ऊंचा यानी फर्स्ट स्थान पे कोई जो स्तर है वो कौन सा है? जिला पंचायत है। जिला स्तर जो है, और ये कहाँ काम करती है? तो जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करती है, जिसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायत शामिल होते हैं। अभी मैं इसको आपको क्या करूँगा, एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा क्या क्या होता है इसमें। क्या अभी बस आप एक बार इसको देखते जाइए होता क्या है, कि जिला स्तर पर कार्य करती है, जिसमें जिला के सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायतें शामिल होती हैं। इसकी संरचना हो गई है। ठीक है, तो कह रहा है जिला पंचायत के सदस्य प्रत्येक क्षेत्र पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जिला पंचायत के मुखिया को जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, जो हम लोगों ने मध्यवर्ती या क्षेत्र पंचायत के मुखिया को ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते थे। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है? जो मुखिया होगा उसे
जिला प्रमुख के नाम से जानते हैं। किसमें ये किसकी बात हो रही है, एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। ये किसकी बात हो रही है, तो ये जिला परिषद की बात हो रही है, जिला पंचायत की बात हो रही है, जो कि जिला स्तर पर बनाया जाता है ना। तो कह रहा है कि इसमें मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब इसके कार्य क्या होते हैं, तो जिला पंचायत को जिले भर में योजना और विकास का कार्य सौंपा गया है। जिला पंचायत को जिले भर में योजना और विकास का कार्य सौंपा गया है। यह बड़े पैमाने पर परियोजनाओं और योजनाओं का समन्वय करता है। यहाँ पे लिख देते हैं समन्वय करता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा एज इट इज को, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ बेसिकली ये होता क्या है। पहले तो यूपी में पंचायत जो है वो यूपी में पंचायत जो है वो 3 टायर सिस्टम है, ये तो आप सबको पता ही होगा। ये है 3 टायर सिस्टम, जिसमें से आपका फर्स्ट क्या आ जाता है, ग्राम पंचायत। ये तो फर्स्ट रैंक पे रहता है, फर्स्ट लेवल पे ग्राम पंचायत। सेकंड पे क्या आ जाता है, मध्यवर्ती या फिर हम लोग बोलते हैं क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, ग्राम पंचायत में मेंबर जो हैं पंचायत समिति से ही आते हैं, पंचायत समिति से आ जाते हैं। ग्राम पंचायत की ये बात हो रही है। अब यहीं पे अगर मैं क्षेत्र और इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो इसके प्रमुख को मुखिया बोलते हैं। इसके प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है, मुखिया नाम से जाना जाता है। अब ये बात किसकी हो रही थी, तो अगर ये देखा जाए तो बात किसकी हो रही थी, ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत स्तर पर जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, एक बार सभी लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वेट, ये रहा। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। यह गांव स्तर पर काम करता है और आमतौर पर एक या ज़्यादा को सम्मिलित करता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि वकील शामिल होते हैं। जिन्हें पंचायत सदस्य कहते हैं। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंचायत सदस्य के नाम से जाना जाते हैं। और एक सरपंच यानी ग्राम प्रधान भी होता है, जिसे गांव के मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाता है। जो गांव का प्रधान होता है उसे गांव के मतदाता यानी गांव के जो वोटर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। अब इनके कार्य तो हम लोग देख ही चुके हैं। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ये बताना कि पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन बता रहा है, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन सीधे निर्वाचित सदस्यों से किया जाता है। वेट, क्या कह रहा, पंचायत राज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं स्क्रीन पे क्लियरली। क्वेश्चन तो रेडी कर लिया होगा, ऑप्शन पे नज़र मार लेते हैं एक बारी। ऑप्शन ए दे रखा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन सीधे निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद का तो सीधे निर्वाचित सदस्यों में से नहीं किया जाता है। ये तो हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो किया जाता है पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन सीधे निर्वाचित से नहीं किया जाता है, ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या करें, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रहा है 18 दे रखा है, बट होती कितनी एक्चुअल में 21 ईयर होती है। फिर कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से होता है, मार्गदर्शन में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो पंचायती राज जो संस्थाओं का इलेक्शन होता है वो किसके बेस पे होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में। यही जो पंचायती राज स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
अब ये तो गलत ही दे रखा है कि पंचायतों के 6 वर्ष के बाद। कह रहा है पंचायतों की, एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही तो यही है आपका। फिर इन्होंने जो ऑप्शन डी दे रखा है उसमें भी क्लैरिटी दी नहीं है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 6 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। नहीं भाई, 5 ईयर टेन्योर होता है। कितना होता है जी? 5 ईयर। तो ये भी स्टैंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आ जाते हैं फिर, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, नहीं क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ गया। कह रहा राज्य चुनाव आयोग सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता की सूची तैयार करते हैं। ठीक है, मतदाता की सूची तैयारी, संशोधन और रखरखाव की देखरेख करता है। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार कब किया गया था? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। 1992, 1993, 1994। तो कब किया था पूरी तरीके से, ये लिखा है 19, शायद आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, वो हाइड हो गया। तो ये 1994 क्या है इसका राइट आंसर है। कब किया गया था आप बता भी सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तो वो कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन 1994 में किया गया था। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि कर हो गया। कौन सा ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं? तो आंसर क्या हो गया आपका, भूमि कर जो है वो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है। नेक्स्ट कहते हैं पंचायतों को कर, शुल्क, टैक्स, वेट। तो क्वेश्चन क्या है, एक बारी फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या हो जाएगा आपका, भूमि कर। किसके द्वारा लिया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। और ग्राम पंचायत के द्वारा कौन सा कर लिया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, भूमि कर लिया जाता है। इसी प्रकार से और भी जो टैक्स हैं जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे वाटर टैक्स हो गया, लाइट टैक्स हो गया, स्ट्रीट लाइट और भूमि कर, जल कर, इस तरह से जो टैक्स लगाए जाते हैं। मेलों पर लगाया गया कर, पशुओं और हाटों पर लगाया गया कर, यानी एनिमल, और इस सेक्टर में जो कर लगाए जाते हैं वो आपके कौन लगाता है? तो ग्राम पंचायत के ही द्वारा लगाए जाते हैं। बाकी जो ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ। जैसे जो ये आपको दिखाई दे रहा है आय कर, बिक्री कर, और ये थर्ड कौन सा, संपत्ति कर। तो ये जो टैक्स लगाए जाते हैं वो कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये जो टैक्स लगाती है वो कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इसलिए, और ऑप्शन आपका क्या पूछा था कि पंचायत कौन सा टैक्स लगाती है? तो वो भूमि कर लगाती है पंचायत। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, अब कह रहा है कि पंचायतों को कर शुल्क टोल सौंपी जाने वाली फीसों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए कितनी क्रिटिकल लैंग्वेज लिख दी यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायतों को जो टोल वसूली करने का राइट है वो किसके द्वारा दिया जाता है, या मतलब टोल का कितना निर्धारण किस सेक्टर में किया जाना है। तो वो कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करेगा आपका राज्य वित्त आयोग, कि किस प्लेस पे कितना टोल टैक्स लगाया जाना है। इस तरह का जो भी डिसीजन है वो राज्य वित्त आयोग लेता है। अब कह रहा है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-22 से 2025-26 के दौरान किस सेक्टर में 1.42 लाख करोड़ का ट्रस्ट दिया गया, 1.42 लाख करोड़ का अनुदान दिया गया। तो वो किस फील्ड में दिया गया? तो वो दिया गया साफ पानी और स्वच्छता के लिए। साफ पानी और स्वच्छता के लिए कितना दिया गया? 1.42 लाख करोड़ का ट्रस्ट दिया गया। तो आप अगर इसको लॉजिक से करना चाहते तब भी ये क्वेश्चन हो सकता था कि 2025-26 के लिए अब इतना बड़ा अमाउंट किसके लिए दिया जा सकता है। आप थोड़ा लॉजिक से भी सोचेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, साफ पानी और स्वच्छता के लिए ही किया जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, कह रहे हैं कि 14वें वित्त आयोग ने कुल कर आवंटन का कितना सर्वाधिक हिस्सा, 14वें वित्त आयोग ने जो भी कर आवंटन किया है, कर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है, टैक्स
डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा किस स्टेट को दिया है? तो 14वें वित्त आयोग ने कर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा किसे दिया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी डाउट होता है और यूपी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि आप उत्तर प्रदेश आंसर टिक करें। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हो 87% लोग ने इसका करेक्ट आंसर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग ने भारत के अन्य राज्य वित्त आयोगों की तरह भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I के प्रावधानों के तहत किया गया है। फिर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष को याद करने की एक ट्रिक है। इनके अध्यक्ष को याद करने के पहले तो आप क्या करें, जो तीसरे वाले थे उनको एज इट इज लर्न कर लें। तीसरे कौन थे? रिजवी जी। आप रिजवी से याद कर सकते हो। और मैंने जो अभी ट्रिक बनाई है मैं वो भी अभी आपको बता दूंगा। आपको पांचों जो हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष याद हो जाएंगे। अभी यहाँ पे जनरली क्वेश्चन के बेस पे क्या पूछ रहे हैं, तो थर्ड वाले कौन थे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो वो आपके रिजवी जी थे। कौन थे? रिजवी जी। अच्छा, पहले वाले मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, भान चंद्रधर, यहाँ पे भान चंद्रधर। और जो थर्ड वाले थे वो तो अभी आपने देखा ही था, रिजवी जी। और जो आपके फोर्थ थे अतुल गुप्ता। और फिफ्थ वाले का नाम आप सभी को कमेंट में बताना है। फिफ्थ वाले का नाम अभी आपको, तो भान से हमें भानचंद्र जी मिल जाएंगे, धर से एन के धर नाम हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना आपको। क्या भान, अभी मैं बता देता हूँ, भानधर रिजवी अतुल। ठीक है, आप एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा। अगर सीक्वेंस में पूछता है, भान से हो जाएंगे आपका भानचंद्र, और धर से एन के धर, रिजवी से तो रिजवी रहेंगे ही, और अतुल गुप्ता इनका नाम है। और फिफ्थ वाले का नाम क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फिफ्थ वाले का क्या नाम है वो आप एक बारी कमेंट में आंसर बताइएगा सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं, ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं शीट पे मैंने ये लगाया हुआ है स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके भानचंद्र शुक्ला थे। दूसरे कौन से थे? TN धर। तीसरे आपके रिजवी जी। चौथे अतुल कुमार गुप्ता। और पांचवें कौन थे? आनंद मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में हैं। तो पांचवें कौन हो गए आपके? आनंद मिश्रा। पहला कौन है? भानचंद्र शुक्ला। दूसरा TN धर। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अली, सॉरी, ताहिर। आप रिजवी करके याद कर सकते हो कि एक रिजवी के, मेरे तो एक टीचर थे रिजवी, फिजिक्स के एक रिजवी टीचर थे। तो मैं उन्हें बोलता तो आपका थर्ड पीरियड लगता है। रिजवी जी का कौन सा पीरियड लगता है? थर्ड पीरियड लगता है। यानी तीसरे कौन थे? ताहिर रिजवी थे। और चौथे की बात करूँ तो वो आपके अतुल गुप्ता जी थे। और पांचवें तो सभी को पता ही होगा कि आनंद जी हैं। पांचवें कौन है? आनंद जी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो हैं आपको जो अध्यक्ष दिख रहे हैं पांचों, ये आपको याद ही करने, एज इट इज लर्न कर लेने, क्योंकि इससे क्वेश्चन श्योर है कि मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं, ये रहा। कह रहा पंचायतों के खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षण के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? पंचायतों के खातों का जो लेखा का रखरखाव होता है ये तो कोई भी लगा देगा। तो ये कौन करेगी? राज्य विधायिका करेगी, क्योंकि जो भी डिसीजन पंचायत स्तर पर होते हैं वो राज्य विधानमंडल की विधि से बनाए जाते हैं। और तो इसके रखरखाव और लेखा परीक्षण के संबंध में जो प्रावधान का अधिकार होगा वो किसके पास होगा? तो वो राज्य विधायिका के पास होगा। इसके पास इसके रखरखाव और लेखा परीक्षण के संबंधित प्रावधान का अधिकार किसके पास होगा? तो राज्य विधायिका के पास होगा। तो यहाँ से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। कह रहे हैं एक सामाजिक लेखा परीक्षा पंचायतों की उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करती है।
क्या करती है? लेखा परीक्षक पंचायतों को उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करती है जो कार्यक्रम विवरण की गुणवत्ता में सुधार करने मदद कर सकती है। उपरोक्त कथन के अनुसार सभी सामाजिक लेखा परीक्षक के सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है।